हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। आप सबको पता है अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबें हैं उनके अंदर जो साइंस का पोर्शन है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उनके अंदर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो वास्तव में समझने लायक टॉपिक है, उन टॉपिकों को बिल्कुल आसान भाषा के अंदर समझाया जाता है। साथ साथ के अंदर मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे राजस्थान, चाहे केंद्र लेवल की एग्जाम, सबके अंदर जो साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, सबकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराई जाती है। तो आप नो डाउट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो पूरा होने के बाद यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आपको अपने हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि आपको मैटर पसंद नहीं आता है, आप नो डाउट छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जो भी विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं सभी को मैं कहना चाहूँगा बहुत मैटर अच्छा आपको मिल रहा है और भविष्य में ये मैटर आपके काम आएगा। और जैसे काम आएगा तब मेरे को आप याद करोगे कि वास्तव में उस दिन जो पढ़ा था वो वास्तव में हमारे काम के लायक था। अब आज के सेशन के अंदर अपन कुछ डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम रद्द हुई है उसके बारे में। उसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे, कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर नहीं हो रहा है, आखिर क्या करें, कैसे तैयारी करें, उनसे कुछ प्रश्नों का अपन जवाब देंगे। साथ साथ में छोटे से 10 प्रश्न लेके आपके बीच उपस्थित हुआ, 10 प्रश्नों को भी अपन सोल्व करेंगे। अपना जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान बोर्ड की 10वीं व 12वीं की एग्जाम रद्द हुई है उनसे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, जो 12 महीने नहीं पढ़े, जो पढ़े हैं वो सब पास हो गए, सब ग्रेजुएशन करेंगे, सब नीट की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो आपके बोर्ड के एग्जाम रद्द हुए हैं ये आपके साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा आपके लिए नुकसान रहेगा। जैसे आप आगे जाके सक्सेस होंगे, जब आप तैयारी करोगे उस समय आपको पता लगेगा कि उस समय एग्जाम होते तो कितना फ़ायदा होता। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि सभी अच्छे परसेंट से 10वीं और 12वीं कर ली है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह के परसेंटेज बनाते रहोगे। सबसे पहले तो अपन एक छोटा सा चीज़ देखते हैं। जब कोरोना अपने चरम पर था तब सरकार इतनी सक्षम थी कि वो चुनाव भी करा सकती थी, पर आज जब कोरोना का कहर कम होने लगा है तब वो परीक्षा नहीं करवा सकती। इससे यह साबित होता है कि राजनेताओं के लिए केवल राजनीति ही प्राथमिक है, बाकी सारे मुद्दे गौण है। यानी कि ये जो देश चलाने वाले हैं, जो राज्य को चलाने वाला है, लोकतंत्र को चलाने वाले जो लोग हैं, वो वास्तव में बच्चों का भविष्य नहीं देखते। 2 साल से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं देखा। राजनेता सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, हो सकता है आप किसी के फैन हो सकते हैं, किसी एक विशेष पार्टी से हो सकता है, लेकिन मैं किसी विशेष पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ पर विरोध करता हूँ कि वास्तव में जिस समय कोरोना बढ़ रहा था उस समय पश्चिम बंगाल के अंदर और राजस्थान के 3 जिलों के अंदर वोट हो रहे थे। आप कह सकते हो कि उस समय 5-5, 10-10 लाख, जब मोदी जी रैली करते थे 10-10 लाख लोग इकट्ठा होते थे, तब क्या कोरोना नहीं फैलता था? छोटी सी गांव के अंदर या गांवों के अंदर खूब सारे स्कूल है, कहीं पे भी सेंटर देके एग्जाम करवा सकते थे, लेकिन सरकार करवाना नहीं चाहती क्योंकि आपने जो फीस भरी है, 700-800 रुपये जो आपने बोर्ड के फॉर्म के दिए थे वो सरकार के पास अब नहीं है, सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पैसे पूरे पूरे कोरोना के अंदर खर्च हो गए। इसलिए सरकार ऐसा चाहती है कि बच्चों को किस प्रकार से बताए ताकि वो समझे कि हमने एग्जाम जो कराई है वो बच्चों के हित में नहीं, जो नहीं कराई है वो बच्चों के हित में है। वैसे देखें तो ये अहित के अंदर है, आपका पूरा लॉस है। लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं बच्चे हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको ज़िंदगी में सफल होना है, आगे चलकर अपने आप को साबित करना है, तो इस चीज़ों से मत घबराइए। चाहे कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे एग्ज़ाम नहीं हुई, लेकिन आपको क्या करना है। अब जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं वो वास्तव में किस प्रकार से एक आइडिया है कि आप एग्जाम दे सकते हो। वो आइडिया ये है कि आप पर डे खुद का मूल्यांकन करें, अपने आप खुद का मूल्यांकन करना सीख जाओ। मैं क्लास के अंदर बार बार कहता था कि गुरुजी आपका टेस्ट लेते हैं, कॉपी चेक होती है नहीं होती है, ठीक है, कितने नंबर आते हैं, लेकिन अपने आप खुद का मूल्यांकन करना सीख जाओ। यदि जो व्यक्ति खुद का मूल्यांकन करना सीख गया है, जो खुद को मूल्यांकित करना सीख स्टार्ट हो गया है कि मैंने इस चीज़ के अंदर मेरी कमी है, इस चीज़ के अंदर मेरे को सुधार करने की आवश्यकता है, निरंतर रूप से सुधार करता रहे। आप 10वीं, चाहे 10वीं 12वीं किसी की भी एग्जाम नहीं हो, लेकिन कम समय के अंदर सक्सेस हो जाओगे। जो 12वीं पास करने वाले बच्चे उनसे एक निवेदन है कि जो भी आपके सेंट्रल लेवल की या राज्य लेवल की भर्तियाँ आती है सबके अंदर फॉर्म भरिए और निरंतर रूप से तैयारी करिए। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनोगे, जरूरी नहीं है कि आप
एक इंजीनियर बनोगे, जरूरी नहीं है कि आप आरएस बनोगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आप एक बार किसी भी सेशन को पकड़ के देखिए और पकड़ के देखने के बाद उस चीज़ की आप तैयारी करिए और कम समय के अंदर अपने आप को सफल कीजिए। फिर धीरे धीरे अपनी जो आपने जो टारगेट बनाया बड़ा उसको अचीव करिए। तो सबसे पहले तो 12वीं पास कर दी है, अब आप किसी भी कंपटीशन के अंदर एलिजिबल हो। 12वीं पास जो भी भर्ती आती है, जैसे एसएससी के अंदर 10+2 बहुत सारी भर्ती आती है, राजस्थान के अंदर भी पुलिस आती है, उसके अलावा भी भर्ती आती है जैसे पोस्टमैन के अंदर आती है। तो सभी का आप फॉर्म भरिए और निरंतर रूप से तैयारी करिए। उसके अलावा भी मैं आपसे कहूँगा कि जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए भर्ती आती है अलग अलग साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप अब 12वीं पास हो गए हो तो अब आप कंपटीशन के लायक हो गए हो। और मैं हमेशा क्लास के अंदर कहता था कि अब आप हमारे साथ आने वाले हो, इसलिए आप सभी का स्वागत है कंपटीशन के अंदर। और आज मैं कुछ बच्चों के और जवाब देना चाहूँगा। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे गुरुजी नीट का एग्ज़ाम क्या होगा, कैसा होगा पेपर। तो नीट के लिए समय ज़्यादा मिलेगा, सीधी सी बात है। समय पिछली बार नीट नहीं हुई थी और इस बार भी जो आपका नीट का पेपर, पिछली बार नीट हुई थी लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी टाइम लगा था, तो यहाँ पर समय थोड़ा लगेगा लेकिन पेपर बनेगा टफ, यानी कि कंपटीशन आपका हो जाएगा टफ। अब जो भी 12वीं करके नीट की तैयारी करने जाने वाले थे उनके लिए मैं बता दूं कि आप बार बार एनसीईआरटी की किताबों को पढ़े। बायोलॉजी के अंदर मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के अंदर 11th और 12th जो आपके एनसीईआरटी की किताबें हैं उन किताबों को बार बार पढ़े, उनकी लाइन लाइन पढ़े और उनकी लाइन लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नीट के बच्चों के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बार बार पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और प्रैक्टिस सेट को मिलाए ताकि आप अपने आप को साबित कर सको। अब आज के सेशन के अंदर इन सभी बातों को देखते हुए मैं आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। 10 प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देखें, उनको अच्छे तरीके से उत्तर देने की कोशिश करें, अपने आप को मूल्यांकित करें कि आपने 12वीं पास कर दी है, आपको साइंस में कितना आता है। बार बार कह रहा हूँ आपको लगातार पढ़ते रहना है, चाहे एग्ज़ाम हो नहीं हो, छुट्टियाँ हो नहीं हो, लेकिन आपको लगातार पढ़ते रहना है। चाहे आप शादी के अंदर गए हो लेकिन अपने आधे घंटे या पौने घंटे का वीडियो होगा, 30 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखिए और उसके अंदर अपने आप का सुधार कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, सभी उत्तर देने का कोशिश करें। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उदाहरण क्या है? 10वीं का पहला पार्ट है जो आपकी आरबीएससी की किताब है, उसका पहला पार्ट है भोजन के पोषक तत्व। भोजन के पोषक तत्व, और पोषक तत्व टोटल कितने हैं बताइए? पोषक तत्व कितने हैं? टोटल 7 पोषक तत्व है, जिसमें से 3 व्रत मात्रिक पोषक तत्व है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, बाकी खनिज लवण, जल, विटामिन और खाद्य रेशे वो आपके सहायक हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट यानी कि CP आप ऐसे कह सकते हो। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी से आपके शरीर में कौन सा रोग होता है? बिल्कुल 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 आप आंसर दे सकते हो, रिकेट्स। कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ पर विटामिन डी तो है नहीं। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। मेरस्मस, बिल्कुल यहाँ पर आंसर रहेगा मेरस्मस, यानी कि ग आंसर रहेगा। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरस्मस होता है। और सिर्फ प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? आपको कमेंट के अंदर उत्तर देना है। उसके अलावा पीलिया जो होता है वो पीलिया आपकी यकृत के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होता है, ये पीलिया होता है। और पीलिया के अंदर पूरा शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है घेंगा यानी कि गलगंड। यहाँ पर ये शब्द है गलगंड। जो गलगंड होता है, घेंगा, किसकी कमी से होता है? गलगंड जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? क्या फ्लोरीन की कमी से होता है? क्या सोडियम की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है? या कैल्शियम की कमी से होता है? बिल्कुल बता दीजिए किसकी कमी से होता है? फ्लोरीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, सोडियम की कमी से होता है, या कैल्शियम की कमी से होता है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अधिकांश बच्चे सही भी बता रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा? सबका लगभग आंसर सही है, आंसर ग सही रहेगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया, कंपटीशन का बहुत फेवरेट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कंपटीशन में खूब सारे पूछे जाते हैं, विटामिन से संबंधित, पोषक तत्व से संबंधित। उसके अलावा जो आपके खनिज लवण है, जैसे कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है, कैल्शियम की अधिकता से कौन सा होता है, फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप बार बार ध्यान में लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। आज अपने जो है वो लाइव कम है, संख्या बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपकी छोटी सी हेल्प
आपकी जो छोटी सी हेल्प है वो मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा सकती है। कैसे? यदि प्रत्येक बच्चा जो इस वीडियो को देखता है वो यह प्रण ले ले कि हम 5 सब्सक्राइबर, आपको कुछ नहीं करना है, इतना काम करना है। सभी बच्चों से निवेदन है कि प्रत्येक बच्चे को 5 सब्सक्राइबर लाने हैं। अब 5 सब्सक्राइबर कैसे लाए, तो इसके लिए आप अपने अपने स्तर पर सोचें। 5 सब्सक्राइबर यदि प्रत्येक बच्चे करते हैं, अभी मेरे साथ यदि बात करूं तो 650 बच्चे जुड़े हुए हैं। कितने? 650 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया था उससे पहले लगभग 400 के आसपास थे, 250-300 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। तो ये जो अपने 650 बच्चे हैं, यदि प्रत्येक भी 5 को लाएगा, प्रत्येक भी 5 को लाएगा तो अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और आप ऐसा काम कर सकते हो, मैं अकेला ये नहीं कर सकता, आप ये काम कर सकते हो। यदि प्रत्येक बच्चा पढ़ ले और 5 यदि सब्सक्राइबर करवाए तो कुछ ही समय के अंदर अपनी चैनल है वो अच्छा ग्रोथ कर सकता है। सभी से निवेदन है, कोई फोर्स नहीं है, यदि आप गुरुजी की रेस्पेक्ट करते हो तो बिल्कुल कर देना। तीसरा प्रश्न अपन यहाँ पर देखते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो होती है वो किसके पाचन में मदद करती है? बहुत फेमस प्रश्न है, एसएससी 2011, आरएस 2012 प्री के अंदर पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2012 के अंदर खूब सारी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार के अंदर एक एंजाइम होता है, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। लार के पाचन में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। और टाइलिन एंजाइम जिसको अल्फा एमिलेज भी कहते हैं, अल्फा एमिलेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या ये वसा के पाचन में सहायक है, स्टार्च के पाचन में सहायक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक है, विटामिन के प्रोटीन में सहायक, पाचन में सहायक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आंसर ख। स्टार्च जो होता है, स्टार्च के ऊपर ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, इसके अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को किस में बदल देता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर पॉली बन जाएगा डाई में, फिर डाई बदलेगा मोनो में, और जैसे मोनो में बदल जाएगा उसके बाद आंतें क्या करेगी? भोजन को अवशोषित करेगी, और वो भोजन जो जाएगा वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? सीधा का सीधा जाएगा आपके रक्त में, और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। और भोजन जो होगा वो पूरे शरीर में घूमता रहेगा, आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आंसर ख। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर अपन देखते हैं, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? इकोलॉजी, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के हिसाब से आप देख लो, कंपटीशन के हिसाब से देख लो, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग नीट की मैं बात करूं तो नीट में इकोलॉजी में से लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्मली मैं कह रहा हूँ 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यदि जो नीट के बच्चे हैं वो आप कमेंट कर देना, मैं आपके नीट के किस पोर्शन में से कितने प्रश्न आता है ये वीडियो लेके आऊँगा जल्दी से। जो 11वीं के बच्चे, मैंने कहा था 11वीं के जो बच्चे वो जो 12th में इस बार आए हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस है उसकी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, तो आप जल्दी से बच्चों को जोड़ दीजिए, अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? क्या यहाँ पर इकोलॉजी की रचना जो की थी वो जी एवलिन ने की थी, ह्यूगो डिवरीज ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या अर्नेस्ट हैकल ने की थी? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अधिकांश के आंसर भी सही आ रहे हैं। गत साल जो 11th में बच्चे थे उनकी आरबीएससी की 11th की किताब के अंदर लिखा हुआ है अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। ठीक है, इकोलॉजी का जनक भी आता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकल। 5वां प्रश्न अपन देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आपकी जो मृदा होती है खेत के अंदर, उस मृदा के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाली कौन सी फसल है? तो आप खेत के अंदर देखते हो कि जैसे ही जो किसान होता है वो क्या करता है? बारी बारी से फसल का चक्रीकरण करता है, यानी कि इस बार यदि अरंडी कर दी तो दूसरी बार उसको चेंज कर देता है। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा जो आपके एक यहाँ पर कुल में बताता हूँ आपको, लेग्यूमिनोसी कुल, लेग्यूमिनोसी जो कुल होता है उस लेग्यूमिनोसी कुल की जो जड़ होती है, जैसे ये लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ है, इस जड़ों के अंदर छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु? ये भी प्रश्न पूछा गया है, कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम उत्तर आता है। ये कृषि विज्ञान के अंदर पूछा जाता है, जेट जैसी एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो होती है वो नाइट्रोजन से भरपूर होती है? क्या आलू होता है, सूरजमुखी, सोरगम, यहाँ पर सोरगम शब्द है, और मटर। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा बिल्कुल बिल्कुल मटर। क्या रहेगा? मटर। ये मटर जो है, ये मटर एक लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ है, और इसकी जो लेग्यूमिनोसी कुल का पादप है इसकी जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को
स्थिर करने का काम करता है। तो यहाँ पर आंसर ग हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। छठा प्रश्न अपन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण जो है उनके लिए एक गैस की आवश्यकता होती है, वो गैस कौन सी होती है। कई बार आप प्रश्न पढ़ते हो ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न जो होता है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और ऐसे प्रश्न आपको लगता है कि इजी प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं। इस गड़बड़ से निजात के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने का आपको तरीका आ जाए। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा O2 क्या होती है, क्या CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन होती है या CO2 होती है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंसर ग से हो जाएगा, यानी कि जो CO2 गैस होती है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ग हो जाएगा। सातवां अपन प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सातवां प्रश्न एसएससी 2016 के अंदर पूछा गया, आलू क्या है। 12वीं का इस बार जो आरबीएसई की 12वीं का पहला पार्ट था जो हटाया गया था, उसके अंदर है आलू क्या है। आलू जड़ है, आलू पत्ती है, आलू तना या आलू फल है। तो आलू क्या है, आलू एक तना है। क्या है, स्टेम है। आलू एक तना है, इसको आप स्तंभ कह सकते हो। आलू एक तना है, और ये जो आलू होता है, ये आलू वास्तव में आलू के अंदर आंखें होती है। आपने देखा होगा आलू के अंदर कलिका होती है, जो आंखें होती है, उस आंखों के द्वारा आलू के अंदर कायिक प्रवर्धन होता है और नए आलू का पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आलू में कौन सा जनन होता है। तो आलू के अंदर कौन सा जनन होता है, कायिक जनन होता है। उम्मीद करता हूं कि आलू आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर है आपकी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर CO2 यूज होती है, और CO2 यूज होती है, और साथ साथ में प्रकाश यूज होता है। उसके अलावा अपन ने कहा था जल यूज होता है। तो इसके अंदर जो O2 बाहर आती है वो O2 किसके द्वारा आती है, क्या CO2 से। CO2 के अंदर भी O2 है, उसके अलावा जल के अंदर भी O2 होती है। तो मैं 12th के अंदर या 12th के अंदर जैसे ही पढ़ाता हूं तो उसके अंदर बताता हूं प्रकाश संश्लेषण के अंदर। प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अपन लेके आपके बीच आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से नीट के अंदर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो किसके विखंडन से आती है। ऑक्सीजन के विखंडन से आती है, जल के विखंडन से आती है, प्रकाश के विखंडन से आती है, या क्लोरोफिल के विखंडन से आती है। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं। आंसर हो जाएगा, आंसर ख से हो जाएगा। यानी कि जल जो होता है, जो आपका H2O होता है, 2H2O, यानी मैं यहाँ पर जल के 2 अणु ले रहा हूँ, 2H2O, और जैसे ही अपघटित होगा तो इसमें से 4H प्लस, उसके साथ साथ में 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, 4 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में जाएगी, जो आप श्वसन में लेते हो। कुछ जो ऑक्सीजन है वो पौधे भी श्वसन के अंदर यूज ले लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर ख हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से। आपको जैसे वीडियो पूरा होता है उसके बाद अपने वीडियो के नीचे जाना है, लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक पेज का, और साथ साथ में इंस्टाग्राम का। आप वहां जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं, जिसके अंदर बोर्ड से संबंधित प्रश्न होता है। उस प्रश्न के अंदर आपको प्रश्न टिक करना है। यदि आपका आंसर सही है तो वहीं आपको आंसर सही बता देगा, यदि आंसर गलत है तो उसके नीचे मैं आपको प्रश्नों के आंसर डालता रहता हूं। तो टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे को फॉलो कर दीजिए, अपना ही चैनल है, लिंक नीचे दिया गया, लिंक से जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 9वां प्रश्न अपन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है। मेनिंजाइटिस रोग होता है वो किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है, फ्लिया से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, या आंत से संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अधिकांश का आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर जो आंसर सही रहेगा मेनिंजाइटिस, जिसको मस्तिष्क शोध रोग, तंत्रिका शोध भी कहता है, मस्तिष्क शोध, यानी कि मस्तिष्क जो होता है उस मस्तिष्क के अंदर कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है। मस्तिष्क के ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण के अंदर सूजन आ जाती है, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आंसर ग से रहेगा। कुछ मेनिंजाइटिस रोग से संबंधित मैं आपके लिए फैक्ट्स लेकर आया हूँ, उसको जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो आपका तंत्रिका, जो यहाँ पर तंत्रिका या मस्तिष्क का वर्ण शोध जिसको कहते हैं, या मेनिंजाइटिस, इसके 3 नाम है। देखो, तंत्रिका शब्द है या तनिका शोध, या मस्तिष्क का वर्ण शोध, या मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, जो मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु को ढकने वाली जो सुरक्षात्मक झिल्ली होती है, जिसको मस्तिष्क आवरण कहते हैं, में होने वाली सूजन होती है। यह सूजन वायरस
किसके द्वारा हो सकती है? मुख्य रूप से वायरस के द्वारा हो सकती है, बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकती है, उसके अलावा अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा भी हो सकती है। साथ साथ में जो आप दवाइयाँ लेते हो वो दवाइयाँ भी आपके शरीर में जाकर कुछ साइड इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से भी आपके मस्तिष्क के अंदर सूजन आ सकती है। तो ये मस्तिष्क का आवरण जो आपके मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो मस्तिष्क से संबंधित है। कौन सा रोग कौन से अंग से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे होता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर कुछ एक आपको एक साइड मिलेगा जंतु विज्ञान, यानी कि इस साइड आपको मिलेगा कुछ विज्ञान के आविष्कारक इधर मिलेंगे या उसके जनक, और इस साइड आपको उससे संबंधित फैक्ट दिया हुआ है कि जंतु विज्ञान है, इसका पिता कौन है? अरस्तु है। बिल्कुल सही है। अपन एक प्रश्न भी पढ़ा था, जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। और इनकी किताब का नाम कमेंट के अंदर आपको बताना है। उसके अलावा रुधिर वर्ग की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? नहीं है, आपसे नहीं पूछा है तो कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आंसर भी सही अधिकांश का। कुछ बच्चे यहाँ पर गलत भी जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं करेक्ट आंसर रहेगा रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। विलियम हार्वे ने तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। और लैंडस्टीनर यदि आपको यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र पूछता तो ये सही हो जाता, तो गलत कौन सा हो जाएगा? रुधिर वर्ग। यहाँ पर आंसर ख सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको 10वां प्रश्न समझ में आया होगा। आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। कुछ आप हेल्प करते हो उसके लिए धन्यवाद। साथ साथ में आप इंस्टाग्राम के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर देना। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, और यदि आपको मैटर पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ में घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, आपको हेल्प करनी है, ग्रुप के अंदर काम करना है। आप चैनल के लिए जो आप रात दिन सहयोग करते हैं उसके लिए सबका धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।